हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर्यन एजुकेयर में। साथियों, अब से पहले वाली कक्षाओं में हमने संज्ञा प्रकरण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी और हमने देखा था रीट परीक्षण की दृष्टि से उसमें कैसी प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम आगे बढ़ते हुए अपना जो दूसरे नंबर का चैप्टर है संधि प्रकरण के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो साथियों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो देखिए साथियों, संधि में सबसे पहले तो संधि की व्युत्पत्ति कैसे होती है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि कहाँ पर हो सकती है या कहाँ पर करना अपेक्षित होता है, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सारी चर्चाएं आज हम इस क्लास में करेंगे। तो संधि की व्युत्पत्ति देखिए, सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, इनसे मिलकर के संधि शब्द बनता है। अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु हो की प्रत्यय करते संधि शब्द निर्मित है। और संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विधि हो गया, निधि हो गया, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाएंगे। परिभाषा देखिए, वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों का मेलन हो जाना, मिल जाना ही संधि होता है। फिर आगे एक लाइन दी गई है, संधौ लोपागम वर्ण विकारा भवन्ति, संधि में लोप भी हो सकता है किसी वर्ण का, आगम भी हो सकता है। इस प्रकार वहां पर वर्ण विकृत हो जाता है। या तो आगम का मतलब कोई बराबर में आकर के बैठ सकता है, आदेश किसी को हटा करके बैठ सकता है, और वर्ण का लोप भी हो सकता है। तो लोपागम आदेश वर्ण विकारा भवन्ति। अब देखिए एक इसकी दूसरी परिभाषा भी है, पर सन्निकर्ष है संहिता। पर सन्निकर्ष है संहिता। पर यानी पर का अर्थ यहां पर है अत्यधिक, अत्यधिक। सन्निकर्ष सन्निकटता, अत्यधिक सन्निकटता या सन्निधि। उसी से संधि कहा जाता है। वर्णों की अत्यधिक सन्निकटता, सामीप्यता या सन्निधि को संहिता या संधि कहा जाता है। संधि का दूसरा नाम संहिता भी है। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए संहिता का दूसरा नाम या संहिता किसे कहते हैं, तो संहिता का ही दूसरा नाम संधि है। अब आगे देखिए प्यारे साथियों, इसी में अपना अगला जो प्रश्न है वो बनता है, संधि कहाँ पर हो सकती है, अर्थात कहाँ पर संधि की जानी चाहिए। तो देखिए उसके लिए एक लाइन में कारिका बताई गई है, संहिते एक पदे नित्या धातुपसर्गयो समासे नित्या वाक्यम तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात संहिता एक पद में नित्य होगी, निश्चित रूप से होगी। नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में भी संधि निश्चित रूप से होगी। समासे नित्या, समास में भी नित्या होगी, अर्थात जहां पर प्राप्त हो रही है वहां पर निश्चित रूप से होगी। वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, लेकिन वाक्य में वह बोलने वाले के ऊपर निर्भर करती है, वक्ता के ऊपर, कर्ता के ऊपर निर्भर करती है। जैसे देखिए कैसे एक पद में या समान पद में संधि कैसे होती है। देखिए एक पद में संधि नित्य होती है। जैसे देखो राम प्लस इन, राम प्लस इन, तो अब इसमें संधि होना जरूरी है, क्योंकि यदि हम इसमें संधि नहीं करेंगे तो ये एक अनर्थक शब्द बन जाएगा। राम प्लस इन, राम इन कोई अर्थ ही नहीं हो रहा, तो इसको सार्थक बनाने के लिए इसमें संधि करना बहुत जरूरी है। ये इसमें संधि होगी तब जाकर के ही ये पद बनेगा। आपने पद संज्ञा सुब तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है।
सुबंत और तिङंत, इन्हीं की पद संज्ञा होती है। सुबंत जिसमें सु और जस जुड़े हो, जिसमें सु और जस जुड़े हो, अर्थात सीधा सा मतलब यह है कि जैसे राम शब्द चलते हैं, हरि शब्द चलते हैं, गुरु शब्द चलते हैं, तो वो गुरु शब्दों की राम शब्द रूपों की जो निष्पत्ति होती है वो सु और जस आदि प्रत्यय लगाने के बाद में होती है, और ये सुप प्रत्यय होते हैं, 21 होते हैं ये, और सु और जस अम टाभ्य हम भी सिंगे हम जो भी है 21 प्रत्यय होते हैं। तिङंत, तिङंत में जो अपने धातु रूप होते हैं बहुत ही बहुत है, तो उसमें क्या तिप्तजी प्रत्यय लगाने पड़ते हैं, उसके बाद में वो एक पद बनता है। तो यहाँ पर संधि नित्य होती है, जैसे हरे प्लस अश। अब यहाँ पर इनका अलग अलग अर्थ कोई नहीं है, ये अपद है, ये क्या है अपद है। हरि का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये अपद है, अस का कोई अर्थ नहीं है, तो इनकी संधि करना जरूरी होता है, हरे बनेगा। फिर देखिए धातु और उपसर्ग में कहीं पर धातु और उपसर्ग का प्रयोग हो, अर्थात धातुओं से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो उपसर्ग धातुओं में जोड़ने के लिए संधि निश्चित रूप से की जाती है। तो देखिए प्र प्लस एजते प्रेजते, प्र प्लस एजते प्रेजते, इसी प्रकार उप प्लस रिच्छति उपारच्छति। समास, अब आगे देखिए कहाँ पर होती है, समास में। समास में भी संधि नित्य होती है, जैसे देखिए अधि प्लस आत्मम, अधि प्लस आत्मम, तो ये बन जाएगा अध्यात्मम, अधि प्लस आत्मम, इसका बनेगा अध्यात्मम, अव्ययभाव समास है। अब देखिए जो चौथे नंबर पर है कि वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में है जो संधि विवक्षा यानी बोलने वाले की ऊपर निर्भर करती है। जैसे देखो कैसे, राम है गच्छति, राम है गच्छति, तो इसको बोलने वाला इस प्रकार भी बोल सकता है, और बोलने वाला रामो गच्छति भी बोल सकता है। रामो गच्छति भी सही है, राम गच्छति भी सही है। इस प्रकार ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो वाक्य में संधि करना चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन एक पद में संधि निश्चित रूप से होगी, धातु उपसर्ग में निश्चित रूप से होगी, समास में संधि नित्य होती है। ये तो वह हमारा संधि की व्युत्पत्ति, संधि की परिभाषा, संधि कहाँ पर अपेक्षित होती है ये। अब आगे देखिए संधि के भेद। संधि के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं। संधि के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित है उन्होंने सिद्धांत कौमुदी में संधि के 5 भेद माने हैं। उन्होंने प्रकृति भाव और स्वादि संधि को भी अलग से माना है। इस प्रकार सामान्य रूप से तो संधि के 3 भेद होते हैं वरदराज आचार्य के मत में। देखो संधि भेद, तो संधि कतिधा प्रश्न पूछ लिया जाता है जैसे एग्जाम में कि संधि कतिधा, ये एक सामान्य क्वेश्चन है। संधि कतिधा, उत्तर देना है आपको संधि त्रिधा। संधि 3 प्रकार की होती है, सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। लेकिन देखिए 3 प्रकार की तो यह हो गई, लेकिन भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित के मत में उनकी पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। उनके अनुसार संधि के कितने, 5 भट्टोजी दीक्षितानुसारम संधि 5। अब देखिए सामान्य रूप से संधि के भेद देखिए। पहले नंबर की जो संधि है वो है
अच संधि, जिसे स्वर संधि भी कहा जाता है। अच संधि को स्वर संधि भी कहा जाता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। दूसरे नंबर की जो संधि है वो है हल संधि। इसे व्यंजन संधि भी कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पे है विसर्ग संधि। इस प्रकार सामान्य रूप से वरदराज के मत में संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, पाणिनि के मत में, वरदराज के मत में। लेकिन भट्टोजी दीक्षित जी ने संधि के 5 भेद स्वीकार किए हैं। उन्होंने क्या किया है, जो प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव को एक अलग से संधि माना है, और दूसरी है स्वादि संधि, इनको इन्होंने अलग से संधि माना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं अच संधि। सबसे पहले हमारा होगा नंबर 1 अच संधि। आपको पता है अच एक प्रत्याहार है। महेश्वर सूत्रों के शुरुआत के 4 जो सूत्र है वो अच से संबंधित है। आई, उन, रील, रिक, एवं, एवोच। और अचों की संख्या 9 होती है महेश्वर सूत्रों के अनुसार। तो ये अच संधि यानी स्वरों से संबंधित संधि। अच का मतलब क्या हुआ? स्वर वर्णों से रिलेटेड। स्वर वर्णों में जो लोप, आगम, आदेश, वर्ण, विकार जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अच संधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अच प्लस अच, अच प्लस अच में संधि की जाती है। फिर कोई भी वर्ण विकार होता है, वर्ण विकार, आदेश, आगम जो भी होता है वो अच संधि में होता है। अर्थात जो 2 पद होते हैं तो प्लस से पहले भी अच होना चाहिए, बाद भी अच होना चाहिए। तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी, अर्थात अच संधि होगी। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ उदाहरण ऐसे भी है जिनमें स्वर प्लस व्यंजन होते हुए भी अच संधि होती है। पहले इसकी परिभाषा देख लिए। स्वर प्लस स्वर या अच प्लस अच में वर्ण विकार या वर्णानाम मेलनम भवति तत्र अच संधि से आता। तत्र अच संधि भवति, वहां पर अच संधि होती है। यह हो गई अच संधि की परिभाषा। अब आगे देखिए, अच संधि में कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि वहां पर अच प्लस व्यंजन, अच प्लस हल ये होते हुए भी स्वर संधि होती है। तो ये 2-4 उदाहरण है, जैसे मनीषा हुआ, पतंजलि हुआ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनमें देखिए संधि विच्छेद इनका किया जाएगा तो मनस प्लस ईशा, तो ये होकर के मनीषा बनता है। पतत प्लस अंजलि प्लस अंजलि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, इधर स्वर वर्ण है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कौन सी संधि है? अच संधि है। यहाँ व्यंजन वर्ण है, इधर स्वर वर्ण है, लेकिन फिर भी यहाँ व्यंजन संधि है। तो ये 2-4 उदाहरण है जो आगे है, एक वार्तिक शकत्वादिषु पररूपम वाच्यम, उससे ये सिद्ध होते हैं। अच संधि आपके समझ में आ गई। अच संधि कहाँ पर होती है? अच प्लस अच का मिलना ही या उनमें वर्ण विकार होना, लोप, आगम, आदेश होना, वो क्या होता है? अच संधि होता है, स्वर संधि होता है। अब इसके बाद में अच संधि के भेद देखिए।
अच संधि के अनेक भेद होते हैं। यण, अयादि, दीर्घ, गुण वृद्धि, पररूप, पूर्वरूप, प्रकृति भाव आदि भेद होते हैं। तो देखिए अच संधि में सबसे पहले जो संधि आती है हमारी वो है यण संधि। अच संधि में सबसे पहले संधि कौन सी है? यण संधि। देखिए यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। ये आपको इतना सा याद करना है, ओनली इको यणचि, इसमें आपकी यण संधि कंप्लीट। वो कैसे? देखिए इसमें कितने पद है, अलग अलग करेंगे तो एक तो हो जाएगा इक, यण और अचि। इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं तो इक, यण और अचि, ये तीन पद हमें प्राप्त होते हैं। ये क्या है? इक, यण, अचि, ये तीनों प्रत्याहार है। इक एक प्रत्याहार होता है, ई उ रिल री। यण एक प्रत्याहार होता है, ये वरल। और अच भी एक प्रत्याहार होता है जो जिसमें समस्त स्वर समाहित होते हैं। तो ये क्या कहता है? इको यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। इको यण स्यात् अचि संहितायाम विषय, अर्थात इक के स्थान पर यण होता है। इक के स्थान पर यण होता है अचि परे रहते, अर्थात स्वर पर में होने पर। अब ये प्रत्याहार है साथियों। आपको यदि प्रत्याहार संस्कृत मीडियम वाले छात्रों को तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो जनरल एजुकेशन से है, सामान्य शिक्षा वाले विद्यार्थी है, उनको ये प्रत्याहार पहचानने में थोड़ी समस्या होती है। तो जो अपनी क्लास है उसके लास्ट में मैं थोड़ा सा इनका परिचय दे दूंगा प्रत्याहारों का, लेकिन तब तक अपने संधि देखिए। इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय, आगे इसमें अचि संहितायाम विषय ऐसा भी है। तो देखिए इक क्या होता है? इक में होते हैं ई, उ, री और लृ। ये इक प्रत्याहार में चार वर्ण होते हैं। प्रत्याहार में इक यानी ई से लेकर के क तक जो माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो वर्ण आ रहे हैं वो एक प्रत्याहार हो गया। अंतिम वर्ण इक संज्ञक होता है। यण, यण में देखिए क्या है? य, व, र, ल। सूत्र क्या कह रहा है? इक के स्थान पर यण होता है अच पर में रहने पर। ये इन इक हो गया, ये यण हो गया, तो इनके स्थान पर ये हो जाते हैं यदि इनके बाद में स्वर है तो। जैसे देखिए समझिए, ई प्लस कोई स्वर है, वो भी अब यहां पर असमान स्वर कर लीजिए आप। इक के पश्चात असमान स्वर होने पर यण हो जाते हैं। इक के पश्चात असमान स्वर होने पर यण हो जाते हैं। किन के स्थान पर? इक के स्थान पर। अब जैसे देखिए इक प्लस स्वर, उ प्लस स्वर, री प्लस स्वर और लृ प्लस स्वर, ये स्थिति है। स्वर कैसे होने चाहिए? ये सारे असमान स्वर होने चाहिए। ये सारे स्वर कैसे होना चाहिए?
असमान। असमान का मतलब इधर ई है तो इधर ई नहीं होना चाहिए। यदि इधर ई है तो ई को छोड़ करके इधर कोई सा भी स्वर हो सकता है। इधर उ है, उ को छोड़ करके कोई सा भी स्वर हो सकता है। अब ई देखिए यहाँ पर ई, इस ई से मतलब यहाँ पर ये ह्रस्व इकार भी हो जाएगा और दीर्घ ई भी हो जाएगी, क्योंकि ये 18 प्रकार के होते हैं। समस्त इनका समस्त जाति का बोध करवा देते हैं। तो ये आपको पहले से पता है। और देख लीजिए यहाँ पर ह्रस्व ई है तो इससे दीर्घ इकार का भी बोध होगा। तो अब ई प्लस कौन सा स्वर, असमान स्वर। इक के बाद में असमान स्वर होने पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा और लरी के स्थान पे ल हो जाएगा। अब उदाहरण देख लीजिए। प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्लस से पहले वाला जो पद है उसका अंतिम स्वर देखना है। प्लस से पहले वाला जो पद है प्रति, इसका अंतिम स्वर हमें देखना है। अंतिम स्वर क्या है इसमें, ई है। फिर देखना है प्लस के बाद वाले पद का प्रथम स्वर क्या है। प्लस का जो चिन्ह है उसके बाद वाले पद का प्रथम स्वर क्या है, ए है। स्थिति बन रही है हमारे पास इक के पश्चात असमान स्वर, यानी ई उ री री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो वहां पर यण संधि कर दी जाती है। अर्थात ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल कर दिया जाता है। तो अब यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर ई के स्थान पर यह कर दिया जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, देखिए प्रत्यय, प्रत्यय प्लस एकम, मिला देंगे इनको तो ये बन जाएगा प्रत्येकम। प्रति प्लस एकम, ई के स्थान पर यह हो गया, एकार इसमें मिल गया तो प्रत्येकम। इसी प्रकार प्रति प्लस आशा, इसका बन जाएगा प्रत्याशा। ही प्लस अपी, इसका बन जाएगा हैप्पी। ही प्लस अपी हैप्पी। नी प्लस आय, इसका बनेगा न्याय। अनु प्लस अभवत, अनु प्लस अभवत। प्लस से पहले कौन सा स्वर है, उ, प्लस के बाद कौन सा स्वर है, ए। अर्थात प्लस से पहले इक की प्राप्ति है, बाद में असमान स्वर है, तो उ के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, वह। उ के स्थान पर क्या किया जाएगा, वह। तो इसका बनेगा अन्वभवत, इसका बन जाएगा अन्वभवत। अनु प्लस ऐसण देखिए, अनु प्लस ऐसण, इसमें भी उ वर्ण के स्थान पर वह कर दिया जाएगा, तो इसमें बन जाएगा अन्वेषण। अन्वेषण के बाद में ये देखिए परि प्लस अंत, परि प्लस अंत। इकार को क्या क्या हो जाता है, यण हो जाता है, ये हो जाता है, तो पर्यंत, पर्यंत बन जाएगा।
फिर इसके बाद में देखिए पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या है? री। री को क्या किया जाता है? रे। तो इसका बन जाएगा पित्राज्ञा। इसी प्रकार मातृ प्लस आदेश, तो ये बन जाएगा मात्रादेश। साथियों, संधि एक ऐसा है जो लगता तो सीधा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बारीकियां हैं, उसका आप यदि अच्छे से अध्ययन करोगे, अभ्यास करोगे, तो ये इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन अभ्यास आपको करना है। हाँ, तो मातृ प्लस आदेश हो गया। अब देखिए शु प्लस अल्प, इसका बन जाएगा स्वल्प। शु प्लस अल्प, उ के स्थान पर वह कर दिया स्वल्प। इसी प्रकार शु प्लस आगतम, इसका बन गया स्वागतम। शु प्लस आगतम स्वागतम। आगे देखिए सती प्लस अपि, सती प्लस अपि, ये बन गया सत्यपि। लृ प्लस आकृति, लृ प्लस आकृति, लृ को ल आदेश हो जाता है, अर्थात यण हो जाता है लृ के स्थान पर ल, तो लाकृति। इसी प्रकार देख लीजिए शु प्लस अच्छता, शु प्लस अच्छता, तो इसका बन जाएगा स्वच्छता। शु प्लस अच्छता स्वच्छता। लेकिन यहां पर देखिए स्व का प्रयोग, स्व का प्रयोग अपना होने पर, स्व का प्रयोग अपना होने पर यण संधि नहीं होती है। स्व का प्रयोग अच्छा होने पर ही यण संधि होती है। जैसे देखिए स्वदेश, स्वदेश आपको लग तो ऐसा रहा है बिल्कुल जैसे यण संधि हो सकती है। उदाहरण दे दिया जाए, स्वदेश में कौन सी संधि है, लेकिन इसमें संधि है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन स्वदेश, इसमें क्या है? समास है, स्वस्य देश है, स्वस्य देश है, षष्ठी तत्पुरुष समास, अपना देश है। स्वाभिमान देखिए इन्हीं से मिलते जुलते, ये क्या है? इनके उदाहरण नहीं है, इनके उदाहरण अब से पहले थे। स्वदेश हो गया, स्वाभिमान हो गया, स्व प्लस अभिमान, अपना अभिमान, स्व प्लस अभिमान, अपना अभिमान हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वस्य तंत्र, अपना तंत्र, स्वस्य तंत्र, अपना तंत्र हो गया। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे शब्द है, तो इनमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि स्व का प्रयोग अपना होने पर वहां पर यण संधि नहीं होती है। स्व का प्रयोग अच्छा होने पर तो यण संधि हो जाती है, लेकिन अपना होने पर यण संधि नहीं होती है। और मित्रों, इनकी पहचान करना भी आसान है। जिसे आप इसको तो कर दोगे, इक के बाद में असमान स्वर है तो आप उसके स्थान पर यण कर दोगे। लेकिन आपको यदि संधि युक्त पद दे दिया जाए, अन्वेषण दे दिया जाए, संधि युक्त पद दे दिया जाए, अन्वेषण, तो अब इसको आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका भी एक सीधा सा है, इसका सीधा सा यह है कि य व र, इनसे पहले क्या होगा? आधा अक्षर होगा।
ये वगैरह से पहले क्या होगा, आधा अक्षर होगा, तो फिर क्या है वहां पर यण संधि होने के चांस है, अर्थात वहां पर यण संधि होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण है जहां पर यह पहचान काम नहीं करती है, ये पहचान कर सकते हो आप, पहचान की दृष्टि से इसको आप देख सकते हो। ये वर्ण से पहले आधा अक्षर यानी हलंत वर्ण होगा तो वहां पर यण संधि हो सकती है। जैसे देखिए अन्वेषण, अन्वेषण, अनु प्लस ऐसन, अनु प्लस ऐसन, वैसे पहले आधा अक्षर है, वैसे पहले आधा अक्षर है। तो इनको थोड़ा फिर अलग करने की भी आप कोशिश करो कि अन्वेषण वैसे पहले आधा अक्षर है, तो अब आपको यह पता है कि यहां पर यण संधि की ओर हम बढ़ रहे हैं, यण संधि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वह किसके स्थान पर होता है, उ के स्थान पर होता है। तो अनु वह के स्थान पर उ करके देखो, अनु प्लस ऐसन, अनु प्लस ऐसन, तो सही बैठ रहा है, इस कारण यहां पर यण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार देख लीजिए पर्यंत, ये से पहले आधा अक्षर है, परि प्लस अंत, पित्राज्ञा, पितृआज्ञा, इसमें भी वैसे पहले आधा अक्षर है, तय, वैसे पहले आधा अक्षर तय, पित्राज्ञा। इसी प्रकार मात्रादेश, फिर देखिए प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम, ये से पहले आधा अक्षर है, प्रत्याशा, ये से पहले आधा अक्षर है। तो इनका आप विच्छेद करके देखो, फिर यदि बाद में कोई अर्थवान शब्द है तो वहां पर फिर यण संधि हो रही है, लेकिन अर्थवान शब्द नहीं बन रहा है तो वहां पर फिर यण संधि की वहां पर संभावना नहीं रहती है। जैसे देखिए, हाँ ये देखो नी प्लस आए, ये से पहले आधा अक्षर है, तो आधे अक्षर में वो स्वर मिला दो, आधे अक्षर में कौन सा स्वर मिलाना है जिनके स्थान पर यह आदेश है। जैसे ये आदेश किसके स्थान पर होता है, ई के स्थान पर होता है, ई के स्थान पर क्या होता है, यह होता है, तो ये के स्थान पर ई मिलाओ, नी प्लस आए। इसी प्रकार अन्वभवत, स्वदेश, इनमें यह संधि नहीं है, स्वाभिमान में यह संधि नहीं है, स्वतंत्र में यह संधि नहीं है। और देखिए जैसे मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, आराम से कर सकते हो। पहले इक है, उसके बाद में असमान स्वर है, इक यानी ई उ रील री में से कोई एक, तो उ प्लस ए, उ के स्थान पर वह करेंगे, मध्वरी बन जाएगा। तो मित्रों ये था आज का यण संधि वाला। अब यण संधि के बाद में हमारे पास आती है अयादि संधि, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रत्याहार के बारे में समझा देता हूं, जिससे कि जो सामान्य शिक्षा वाले स्टूडेंट्स हैं, सामान्य शिक्षा वाले छात्र हैं, वो इनको देख करके कंफ्यूज नहीं हुए, ये इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है। क्यों? क्योंकि जो ये संस्कृत में जो संधि वाले हैं, संधि हो, समास हो या फिर कारक हो, इनमें यदि आपने सूत्र याद कर लिया तो वो लंबा चौड़ा जो नियम है उसको रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है, प्रत्याहार का जो निर्माण किया जाता है वो माहेश्वर सूत्रों से किया जाता है, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों से। देखिए कैसे किया जाता है, एक बार ये देखो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र कौन से होते हैं, आई उण हो, रील रिक हो गया, एवोंग, एवोच, एवोंग एवोच, है ये वरट, लण, यमगणनम, झब, घड़ धस, जब गड़दस,
ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व। कपये सस सर और अंतिम सूत्र है हल। कपये सस सर और हल। तो देखिए ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र है। इनसे प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है? प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन, आदि रंतेन संहिता। ये ऐसा सूत्र है, ये क्या करता है? ये प्रत्याहार बनाता है। आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ये क्या कहता है? ये सूत्र ये कहता है कि आदि वर्णों के साथ, आदि वर्ण और मध्य वर्णों की स्व की संज्ञा होती है, ऐसे लेकर के इत संज्ञक वर्ण तक। आदि वर्ण से लेकर के इत संज्ञक वर्ण तक मध्य के वर्णों की संज्ञा होती है, और स्वयं आदि वर्ण है उसकी भी संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? ये प्रत्याहार संज्ञा होती है। अर्थात प्रत्याहार बनाने के लिए अंतिम इत संज्ञक वर्ण को छोड़ करके बीच वाले वर्ण और जो शुरुआत वाला वर्ण है उनको गिना जाता है। तो देखिए चतुर्दश माहेश्वर सूत्र में प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर इत संज्ञक है, अर्थात उनकी इत संज्ञा हो जाती है। इस कारण प्रत्याहार बनाते समय अंतिम वर्णों की गणना नहीं की जाती है। प्रत्याहार जैसे मान लीजिए अण प्रत्याहार बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? सूत्र में ए देखना है और अंत में ण देखना है। प्रारंभ में ए देखना है, अंत में ण देखना। ए प्रथम सूत्र में ही आ रहा है, ण इसी सूत्र में आ रहा है। अण प्रत्याहार में ए ई उ ये 3 वर्ण आ गए। अण प्रत्याहार यहां तक भी लिया जाता है, दूसरे नकार तक भी लिया जाता है। ए ई उ री ए ओ ऐ औ है ये व र ल ण तक, यहां दूसरे नकार तक भी अण प्रत्याहार लिया जाता है। मैं आपको थोड़ा ऊपरी तरीके से बता रहा हूं, आप घर पे बैठ करके अभ्यास करना। इनका प्रत्याहार बनाने का 42 प्रत्याहार है पाणिनि के मत में, प्राचीनों के मत में 41 थे, कात्यायन के मत में 43 हो गए, और फिर उणादि जो शाक्टायन आदि थे उनके मत में 44 प्रत्याहार होते हैं। कुल व्याकरणोपयोगी, कुल व्याकरणोपयोगी प्रत्याहार कितने हैं? व्याकरणोपयोगी प्रत्याहार 44 है। व्याकरणोपयोगी प्रत्याहार कितने हैं? 44। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं? पाणिनि के अनुसार 42, और प्राचीनों के मत में 41 प्रत्याहार है, और फिर कात्यायन इनके मत में 43 प्रत्याहार है। पाणिनि ने रे प्रत्याहार जोड़ करके 42 कर दिए, इन्होंने चय प्रत्याहार और यम प्रत्याहार जोड़ करके इस प्रकार ये 43-44 हो गए। यहाँ आपको ऐसे ऐसे प्रत्याहार बनाने हैं जो संधि में बार बार में आते हैं। जैसे अण प्रत्याहार बन गया, अण के बाद में अक प्रत्याहार बना लो। अब अक प्रत्याहार यानी ऐसे क के बीच में जो भी वर्ण है, ऐसे क के बीच में ऐसे लेकर के क तक के जितने भी वर्ण है वो अक प्रत्याहार में आ जाएंगे, ऐसे लेकर के क तक। तो ए ई उ न री लृ क अंतिम वर्ण क्या होते हैं? अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं, तो ये कट जाएंगे। कितने बचे? ए ई उ री और लृ। ए ई उ री और लृ, ये अक प्रत्याहार हो गया। इसी प्रकार अच प्रत्याहार देख लो, जिसमें समस्त स्वर आते हैं, ऐसे लेकर के च तक। ए ई उ री लृ ए ओ
आई औ यहाँ तक, ए ई उ री री ए ओ आई और औ। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जाम जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं डायरेक्ट। जैसे पूछ लिया, ये आगे देखिए एच प्रत्याहार, आगे कौन सा प्रत्याहार आ गया, एच से लेकर के च तक एच प्रत्याहार, ए ओ आई और औ। प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, एच प्रत्याहार का क्रम बताइए। एच प्रत्याहार का क्रम, अब आपको पता है एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए आई ओ औ आते हैं। अब आप किस तरफ भागोगे, आप भागोगे ए आई ओ औ, क्योंकि हमने शुरुआत से पढ़ा ही ऐसा है ए आई ओ औ। लेकिन इसमें एच प्रत्याहार है, इसमें जो इसका क्रम है ए ओ आई औ। अभी 2019 में संस्कृत डिपार्टमेंट की वरिष्ठ अध्यापक वाली एग्जाम हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया था। वरिष्ठ अध्यापक वाली 2019 की परीक्षा जो संस्कृत डिपार्टमेंट से, संस्कृत शिक्षा विभाग से हुई थी, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था। उसमें क्या प्रश्न पूछा गया था, एकारस्य वो जो क्रम, तो इस प्रकार इनके क्रम पूछे जा सकते हैं। फिर आगे देखिए, क्रम ये याद रखना है, ए ओ आई और औ, ए ओ आई और औ। उसके बाद में देखिए अण प्रत्याहार बना लिया, एक अण प्रत्याहार यहां पर बन जाएगा, एच प्रत्याहार बना दिया। अब एक देखिए हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार है से लेकर के ल तक के वर्ण, है से लेकर के यानी व्यंजन, समस्त व्यंजन, ये ल तक नहीं, इस ल तक समस्त व्यंजन आ जाएंगे। है ये व र ल य मंगण न झ भ घ ड़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स, यानी है से लेकर के समस्त व्यंजन आ रहे हैं। है य व र ल य म ङ ण न झ भ, आप बना लेना, यहाँ तक आ जाएंगे, मैं थोड़ा ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ आपको। और फिर देख लिए जस, जस ये देखिए ज ब ग ड़ दस, जस प्रत्याहार में ज ब ग ड़ दस तीसरे वर्ण आ रहे हैं, ज ब ग ड़ द, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। जस प्रत्याहार हो गया, झस प्रत्याहार हो गया, झ ब घ ड़ ध ज ब ग ड़ दस, झस प्रत्याहार में तीसरा चौथा वर्ण आ गया। झल प्रत्याहार हो गया, झल प्रत्याहार यहां से यहां तक, झ ब घ ड़ द ज ब ग ड़ द ख प छ ठ त क प स स स है, यानी चतुर्थ वर्ण हो गया, तृतीय वर्ण हो गया, द्वितीय वर्ण हो गया, प्रथम वर्ण हो गया और स स स हो गया। इस प्रकार ये बना सकते हो। सबसे बड़ा प्रत्याहार है अल प्रत्याहार, सबसे बड़ा प्रत्याहार अल प्रत्याहार, जो यहां से लेकर के अंतिम माहेश्वर सूत्र तक बनाया जाता है। तो अल प्रत्याहार, इस प्रकार आप जो मुख्य मुख्य प्रत्याहार है जो बार बार में आते हैं, अण अच प्रत्याहार हो गया, झल प्रत्याहार हो गया, हल प्रत्याहार हो गया, जस हो गया, इस प्रकार के प्रत्याहार आप घर पर अभ्यास करके बना लीजिए। तो साथियों, आज का हमारा जो संधि प्रकरण था उसमें हमने पढ़ा संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा, संधि की उत्पत्ति, और उसके बाद में हमने पढ़ा संधि कहाँ कहाँ पर अपेक्षित है, कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ पर नित्य होती है। उसके बाद में हमने यण संधि के बारे में पढ़ा। यण संधि का जो सूत्र था इको यणची, इक के स्थान पर यण होता है असमान स्वर पर में होने पर, और उसके कुछ उदाहरण पढ़े। पहचान के रूप में हमने पढ़ा य व र से पहले यदि आधा अक्षर है तो हम वहाँ पर यण संधि की तरफ जा सकते हैं पहचान के तौर पर, और फिर उससे कर सकते हैं। और अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अयादि संधि के बारे में। तब तक के लिए साथियों, यदि आपको ये PDF चाहिए
तो ये हमारे टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आर्यन एजुकेयर आप टाइप कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू ऑल।